मैं अमरेश मिश्रा भार्गव आईएएस के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का अर्थ यह होता है कि एक नगरीय उन्नत व्यवस्था जो कि करीब 5000 वर्ष पहले यह वर्तमान थी, जो कि आज भी एक आश्चर्य का कारण है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, परिचय जानेंगे, उसकी भूमिका देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी भौगोलिक विस्तार कितना है और किन किन क्षेत्रों में इनका भौगोलिक विस्तार है। और फिर हम देखेंगे इनकी राजनीतिक विशेषता क्या थी, इनकी आर्थिक विशेषता क्या थी, इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था क्या रही थी, और फिर हम देखेंगे इसके पतन के कारण। तो इसमें ये 5-6 खंडों में इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला आता है इसका परिचय। तो इसका परिचय में हम ये जानेंगे कि वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में इनका विस्तार था। तो हम पहले इसके बारे में कुछ विशेषताएं हम मैप के माध्यम से देखते हैं। ये अगर हम इसकी उत्तरी सीमा देखें तो ये मांडा, जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, मांडा में इसकी सबसे उत्तरी सीमा थी, सबसे उत्तरी सीमा। और सबसे दक्षिणी सीमा हम देखें तो महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है दैमाबाद। और सबसे पूर्वी सीमा हम देखें तो ये आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में स्थित है। और सबसे पश्चिमी सीमा हम देखें तो सुतकागे डोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये इसका स्थिति है। अब हम देखेंगे कि ये मांडा है, वो मांडा है चिनाब नदी के तट पर। यह है चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित है, प्रश्न पूछा जाता है। और दैमाबाद स्थित है प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और सुतकागे डोर ये है दाश्क नदी के तट पर स्थित। तो ये हम इसका दिशा में देख लिए कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब अगर आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तब देखिए, जैसे हम सुतकागे डोर से दैमाबाद को मिलाते हैं और फिर सुतकागे डोर को हम मांडा से मिलाते हैं, मांडा से मिलाते हैं, और फिर हम इसे इस तरीके से इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा को मिलाते हैं। अब आप देखेंगे कि त्रिभुजाकार आकार बन गया। तो इसका भौगोलिक विस्तार इसका किस तरीके का था, तो त्रिभुजाकार था। इसका भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे तो इसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार आकार था। इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। अब इसमें एक बात हमें और देखना है कि इसकी जो जलीय सीमा होगी, जैसे यहाँ ये समुद्र है, समुद्र का भाग लगता है, इधर अरब सागर है, तो इसकी जो जलीय सीमा है तो वो जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया हमारा कि उत्तरी सीमा ये मांडा से लेकर दैमाबाद तक स्थित है। मांडा किस नदी पर है, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है और दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। जबकि आलमगीरपुर, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो हिंडन नदी के तट पर है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी क्षेत्र था।
और सबसे पश्चिमी उसका गैडोर है जो कि दाश्क नदी के तट पर स्थित है। ये हमें इसके बारे में जानकारी मिली। अब पूरा एरिया अगर आप देखेंगे, ये पूरा एरिया को अगर आप देखेंगे, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया को देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरा क्षेत्र का, यहीं पे इसका विस्तार है। एक बात आपने देखा। अब जब हम इसकी तुलना करते हैं तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से, जैसे एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो ईरान की सभ्यता है, और जो दूसरी सभ्यता है वो मिस्र में है, और जो मिस्र की सभ्यता है वो है नील नदी के किनारे। तो अगर आप उन दोनों से इसकी तुलना करेंगे तो दोनों को मिलाकर ये 12 गुना अधिक है। जैसे हम देखते हैं, ये क्षेत्र अगर आप ऐसे लेंगे तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, ये अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ये ईरान है, इराक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ अगर आप अफ्रीका को देखें, अफ्रीका को, तो अफ्रीका की सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों के जोड़ने के बाद इसका 12 गुना ये बड़ा है। इस दोनों को अगर हम इसे A मान लें और इसे अगर B मान लें, तो A और B को अगर जोड़ देंगे हम दोनों को तो इसके 12 टाइम ज़्यादा आ जाएगा, इसके 12 गुना ज़्यादा है, ये आ जाएगा हड़प्पा की सभ्यता। अब दूसरी बात, अगर हम सिर्फ मिस्र की सभ्यता की बात हम करें अगर, तो मिस्र की सभ्यता के 20 गुना हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक का विस्तार है। मतलब मिस्र की सभ्यता के 20 गुना अधिक क्षेत्रफल का इसका विस्तार है, क्षेत्र में विस्तृत है हड़प्पा की सभ्यता। और अगर मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों को मिला दिया जाए तब ये सभ्यता 12 गुना अधिक हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कितना अधिक था। उसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में विभिन्न मत हैं। एक और इसके बारे में देखना होगा कि उत्पत्ति का इसका समय क्या है। तो कई विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत रखा है, लेकिन जो सबसे मान्य है, जो रेडियो कार्बन है, वो कहता है 2350 से 1750 BC, ये कहता है। तो अब हम देखेंगे इसके विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो 3 देशों में मिलते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत, तो भारत के विभिन्न राज्यों में मिलता है। भारत के बाद ये रहा पाकिस्तान और ये ऊपर का है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल मिले हैं, अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल मिले हैं, एक है मंडीगाक और दूसरा है सुरतगई। बाकी हैं आपके पाकिस्तान और भारत के। इसमें से हम कुछ मुख्य जो स्थल हैं उसी में देखेंगे हम। तो पाकिस्तान में 475 टोटल स्थल हैं, 475 टोटल स्थल पाकिस्तान में हैं, जबकि भारत में 925 स्थल हैं, जिसमें से जो प्रमुख हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावना होती है और विभिन्न विशेषताओं के आधार पर जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे
कि वो भारत के किन राज्यों में, या फिर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के किन राज्यों में स्थित है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भारत के ऊपर से आरंभ करते हैं तो देखेंगे मांडा, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है वहाँ पे मांडा है। और मांडा किस नदी पे है, थोड़ा देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी कि मांडा किस नदी पर है, दैमाबाद किस नदी पर है, आलमगीरपुर किस नदी पर है, और ये सुतकागेडोर किस नदी पर है, इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हुई थी। ऐसे मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पंजाब, ये भारत का पंजाब और ये पाकिस्तान का पंजाब है। पहले हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भारत के पंजाब में। उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा में। हरियाणा में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो निम्नलिखित है, बनावली, रोपड़, कुणाल और सिसवाल, ये देखेंगे। फिर हम देखते हैं राजस्थान में कालीबंगा है, राजस्थान में कालीबंगा है, और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर इस पूरी सभ्यता के सबसे पूर्व में स्थित स्थल है जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि गुजरात में, तो गुजरात में जब हम देखेंगे तो गुजरात में यहाँ ऊपर है कच्छ की खाड़ी और नीचे है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में जो स्थित हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थल है सुतकोतड़ा और धौलावीरा। ये धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम भी मिला था। और सबके बारे में विशेषताएं हम देखेंगे, सभी स्थल के बारे में। अभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में सुतकोतड़ा और धौलावीरा दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जबकि खंभात की खाड़ी में लोथल, मेघम, रंगपुर, कुंताज, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा भारत में जो हड़प्पाई स्थल है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मिली है, यह भी हमें याद रखना है। फिर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे नीचे है महाराष्ट्र में दैमाबाद, और ये दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और ये इस हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल है। तो ये हमने देखा कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में देखिए, ये पाकिस्तान का ऊपर में पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब है, ये पाकिस्तान का सिंध है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान, उत्तरी बलूचिस्तान, और ये उसका उत्तरी प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और ये अफ़गानिस्तान है। तो हम ऊपर से आते हैं। अफ़गानिस्तान में मुंडीगाख और सुरतगई दो ही स्थल हैं अफ़गानिस्तान में। और पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में देखें, दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतकागेडोर है, सुतकाकोह, बालाकोट और डाबरकोट। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हमने यह भी देखा था कि सबसे पश्चिमी सीमा पर कौन है। तो सबसे पश्चिमी सीमा पर सुतकागेडोर है जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि सिंध में कौन कौन से सिंध प्रांत है पाकिस्तान के, वहाँ पे कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी और आमरी, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है उसमें स्थित है। पंजाब देखते हैं, ये सब एरिया है, यही पे एरिया पे आरंभिक खुदाई हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण एरिया ही है, यहाँ से सिंधु घाटी ऐसे जाकर अरब सागर में मिलती है और इसी एरिया में खुदाई सबसे आरंभ में मिली थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था। और सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र था जो कि पंजाब में स्थित है। सबसे यही ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी हड़प्पा सभ्यता के, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे चलकर आपको पता है कि इन क्षेत्रों में, सरस्वती नदी के क्षेत्र में, फिर इधर इन क्षेत्रों में इसके स्थल अधिक होने लगे और कई स्थल आने लगे खुदाई के बाद, तब जाकर के इसे हम आज सरस्वती नदी की सभ्यता भी कह सकते हैं, इसका यह भी नाम है। तो हम देखते हैं कि पंजाब है जो पाकिस्तान का, पंजाब में हड़प्पा, रहमानडेरी और जलीलपुर ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है। अब हम इसके आगे अब यह देखेंगे
कि इसके जो भी स्थल हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी राजनीतिक विशेषता, इनकी आर्थिक विशेषता क्या क्या है और कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन सी संरचना हमें कहाँ से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी हमने अभी देखा। सबसे पहले हम यह देखें कि इसका परिचय क्या है और फिर हम यह देखें कि इसकी प्रमुख स्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखना है कि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है कि इसकी उत्पत्ति आखिर कब हुई है। विभिन्न विद्वान इसके बारे में विभिन्न बात कहते हैं, जिसमें फादर एच हेरास कहते हैं कि 6000 BC में इसका ओरिजिन हुआ है, मतलब 6000 वर्ष BC ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है। लेकिन बाकी अन्य विद्वान ने अलग अलग बात कही है, जिसमें इनके बीच मतभेद हमें देखने को मिलता है। जैसे सर जॉन मार्शल बोलते हैं 3250 से 2750, जबकि रेडियोकार्बन पत्ती से हमें पता चलता है 2350 से 1750। तो अब हम देखते हैं कि इसके कालक्रम के निर्धारण में कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन से तिथि इसके